Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Indian Entrepreneurs Abroad of Class 10th History chapter number 3. So in this video we are going to talk about the Indian entrepreneurs that were operating all over the world. मतलब कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंडिया से काफ़ी सारे जो इंडेंचर्ड लेबर हैं वो दूसरे देशों में गए थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया से सिर्फ और सिर्फ लोग इंडेंचर्ड लेबर की तरह ही बाहर जा रहे थे और इंडिया में कोई पैसे वाला था ही नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस ऐसे भी थे जिनके पास काफ़ी पैसा था, जो काफ़ी पैसे वाले थे, बिजनेस चला रहे थे, वो काफ़ी अमीर थे। तो इस तरीके से जो बिजनेसमैन थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रहे थे, दूसरे देशों में वो अपने बिजनेस चला रहे थे, इसके साथ साथ वो फाइनेंस कर रहे थे ट्रेड को। तो यही हम इस सेक्शन में देखेंगे। ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। अब देखो, जब हमें फूड उगाना है या कोई भी क्रॉप उगानी है, मान लो कॉटन है, वो फूड क्रॉप तो नहीं है बट स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप दैट हैज टू बी ग्रोन फॉर वर्ल्ड मार्केट की जो कॉटन की डिमांड है वो पूरी हो सके। तो एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कॉटन, बट जो भी क्रॉप्स हैं जिनको कि हमें वर्ल्ड मार्केट के लिए उगाना है, मतलब कि हमें उसे एक्सपोर्ट करना है, दूसरे देशों को उसे बेचना है, इस सब के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई छोटी सी ज़मीन पे आपने उगा दिया और वो सफिशिएंट होगा वर्ल्ड मार्केट में बेचने के लिए, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े लेवल पे क्रॉप्स उगानी पड़ेंगी और फिर उसको बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करना होगा। और इस सब में क्या लगता है? कैपिटल लगती है, पैसा लगता है। Large plantations could borrow it from banks and markets, but what about the humble peasants? अब देखो, जो लार्ज प्लांटेशंस वाले ओनर्स हैं, बड़े बड़े जो प्लांटेशंस के ओनर हैं, और ज़्यादातर वो कौन होते थे? यूरोपियंस रहते थे, जो कि बहुत बड़ी बड़ी प्लांटेशंस को ओन करते थे। तो ऐसी बड़ी प्लांटेशंस के जो ओनर्स हैं वो तो बैंक्स से उधार ले लेते थे, इसी तरीके से मार्केट से वो उधार ले लेते थे, पैसा मार्केट से उठा लेते थे, जैसे शेयर वगैरह होते हैं ना, इसी तरीके से वो मार्केट से उठा लेते थे, बैंक से उधार ले लेते थे और उस पैसे से फिर वो अपनी प्लांटेशन को चला लिया करते थे। अब बड़े जो प्लांटेशन ओनर्स हैं वो तो बैंक एंड मार्केट से पैसा ले रहे हैं, बट जो छोटे पेजेंट्स हैं, छोटे किसान हैं, उनको पैसा कहाँ से मिलता था? उनको भी तो अपनी खेती करने के लिए पैसे की जरूरत होती थी। कई बार ऐसा होता था कि उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं होता था अपने बीज खरीदने के लिए भी, या अपने जो इनपुट्स हैं उनको खरीदने के लिए। तो छोटे किसानों के पास पैसा कहाँ से आता था? उनकी जो खेती है वो कहाँ से फाइनेंस होती थी? सो एंटर द इंडियन बैंकर। इसी में एंटर करते हैं कौन? इंडियन बैंकर। एक तरीके से टू द रेस्क्यू ऑफ पेजेंट्स, की पेजेंट्स की मदद करने के लिए कौन आते हैं? इंडियन बैंकर। सो ये क्या करेंगे? ये जो छोटे छोटे किसान हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको ये मदद करेंगे। सो डू यू नो ऑफ द शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नटुकोटाई चेतियार्स? तो हो सकता है आपने शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नटुकोटाई चेतियार्स के बारे में सुना होगा। ये कौन है? दे वर अमंग्स द मेनी ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स हु फाइनेंस्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया यूजिंग ईदर देयर ओन फंड्स और दोज बोरोड फ्रॉम यूरोपियन बैंक्स। तो शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नटुकोटाई चेटियार्स जो हैं, ये ग्रुप ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स हैं। मतलब कि ये किसी एक पर्सन का नाम नहीं है, बल्कि ये ग्रुप है कि जैसे बहुत सारे जो ट्रेडर्स एंड बैंकर्स हैं उन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है शिकारीपुरी श्रॉफ, और इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे ट्रेडर्स एंड बैंकर्स ने मिलकर ग्रुप बनाया जिसका नाम है नटुकोटाई चेटियार्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया में एंड सेंट्रल एशिया में एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करने के लिए फाइनेंस कर रहे थे। मतलब कि जो पेजेंट्स हैं उनको ये पैसा दे रहे थे ताकि वो खेती कर सकें और फिर जो प्रोड्यूस उगा है उसको वो एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है। अब ये बैंकर्स एंड ट्रेडर्स के जो ग्रुप्स हैं, श्रॉफ्स एंड चेतियार्स के, ये कैसे फाइनेंस करते थे? मतलब कि इनके पास पैसा होता था तभी तो ये पेजेंट्स को पैसा देते थे कि खेती कर लें। इनके पास पैसा कहाँ से आता था? तो कई बार क्या होता था, इनका खुद का पैसा होता था जिसके थ्रू वो दूसरे लोगों को, ट्रेडर्स को और जो पेजेंट्स हैं
उनको फाइनेंस करते थे। और कई बार ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या करते थे, यूरोपियन बैंकर्स से खुद उधार ले लेते थे और फिर उस पैसे को आगे लगाते थे। होता क्या था कि जैसे मान लो कोई किसान है, उसके पास पैसा नहीं है अभी अपनी खेती करने के लिए, तो वो इन ग्रुप्स के पास आएगा, वो शिकारीपुरी श्रॉफ्स या नटुकोटाई चेतियार्स में से किसी एक के पास जाएगा और वहां पे बोलेगा कि जैसे वो शिकारीपुरी श्रॉफ्स के पास आया, तो शिकारीपुरी श्रॉफ्स क्या करेंगे कि इनको थोड़ा सा पैसा दे देंगे कि ठीक है, तुम जो पेजेंट है वो थोड़ा सा पैसा ले लेगा, उधार ही है ये, ठीक है। और ये पेजेंट जो है वो इस पैसे से अपनी खेती करेगा और खेती करके जब सामान उग जाएगा, प्रोड्यूस हार्वेस्ट हो जाएगा और फिर जब वो उसको बेच देगा, एक्सपोर्ट कर देगा, तो उससे जो भी पैसा ये पेजेंट कमाएगा उसमें से जितना पैसा इसने लिया था वो वापस करेगा, प्लस उसका कुछ और थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा पे करेगा एज इंटरेस्ट। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 10,000 रुपए जो हैं, 10 के रुपीज, 10,000 रुपीज जो हैं वो जो ये श्रॉफ्स हैं उन्होंने पेजेंट को उधार दिए। अब पेजेंट ने खेती की और क्या किया, उसने सामान वामान बेच के जब उसने पूरा बेच दिया अपना प्रोड्यूस, तो उसको लगभग 25,000 जो है उसका फायदा हुआ, 25,000 उसके हाथ में आए। तो इस 25,000 में से जो पेजेंट है वो पहले तो अपने 10,000 की उधारी चुकता करेगा और इस 10,000 पे मान लो उसे 10% इंटरेस्ट देना था। मतलब कि ये जो श्रॉफ्स हैं उन्होंने पेजेंट को इस कंडीशन पे लोन दिया था कि तुम 10,000 रुपए ले जाओ बट तुम्हें हमें इंटरेस्ट देना होगा 10% का। तो एक साल पे 10% का इंटरेस्ट देना होगा। तो जब पेजेंट ने अपना उगा लिया तो उसने 10,000 वापस किया और उसके साथ साथ उसने 10,000 पे 10%, मतलब 1,000 एज इंटरेस्ट दिया। तो इन टोटल उसने 11,000 पेजेंट ने वापस किए। तो स्टॉक्स को कैसे फायदा हो गया कि 10,000 उन्होंने दिए थे, अब 1,000 उनके पास एक्स्ट्रा आ गया। तो इनकी इनकम कैसे हो रही है, इस इंटरेस्ट के पैसों से। तो नॉर्मली जैसे बैंक्स काम करते हैं वही ये लोग भी कर रहे थे और मेन इनका ये रोल था कि ये जो छोटे किसान थे, पेजेंट्स थे, उनको हेल्प कर रहे थे कि वो अपनी खेती कर पाएं और एक्सपोर्ट कर पाएं। दे हैड अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। तो अब यहाँ पे क्या होता था कि मान लो ये जो ट्रेडर्स हैं या ये जो बैंकर्स हैं, श्रॉफ्स या चेतियार्स, इनको दूसरे बड़े मतलब वास्ट इलाकों पे दूसरे देशों में पैसा भेजना होता था, फंड ट्रांसफर करना होता था। तो इसके लिए इन्होंने काफी अच्छा सिस्टम जो है वो तैयार कर रखा था अपने कनेक्शंस के थ्रू। जैसे मान लो इंडिया में ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स एंड बैंकर्स हैं, इसी तरीके से किसी दूसरे देश में और दूसरे ट्रेडर्स होंगे और बैंकर्स होंगे, तो उनके साथ इन्होंने अपने कनेक्शन बना लिए। और मान लो कोई पर्सन यहाँ पे है, उसको किसी दूसरे देश में पैसा भिजवाना है, तो ये जो श्रॉफ्स एंड चेतियार्स हैं वो अपने कनेक्शन से बात करेंगे और फिर ये जो कनेक्शन है वो आगे पैसा पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से मतलब अगर लंबे डिस्टेंस में भी पैसा पहुंचाना है तो इन लोगों ने अच्छा सिस्टम, अच्छा नेटवर्क जो है वो डेवलप किया हुआ था। एंड इवन डेवलप्ड इंडिजीनियस फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने एक तरीके से इतना अच्छा, ये इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम डेवलप हो गया था कि एकदम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे थे। मतलब कुछ भी ऐसे ही उजड़ा बिगड़ा नहीं था, सब कुछ एकदम सिस्टम में था, सब कुछ एकदम सेट था और उसी के थ्रू ये लोग पैसा ट्रांसफर कर पा रहे थे, एक देश से दूसरे देश भेज पा रहे थे। जैसे आज तो ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है इजीली, एक बैंक से दूसरे बैंक में हो जाता है, बट उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं थी और इसके बावजूद भी ये सिस्टम्स इतने अच्छे से डेवलप थे कि इतनी दूर दूर वाले इलाकों में भी पैसा इजीली ट्रांसफर हो जाता था। Indian traders and moneylanders also followed European colonizers into Africa. तो इंडिया के जो ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स हैं उन्होंने यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को अफ्रीका में भी फॉलो किया। कहने का मतलब यह है कि जैसे जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनकी इंडिया ही तो सिर्फ कॉलोनी नहीं था, और भी बहुत सारी कॉलोनी थी ना, तो अफ्रीका में भी काफी सारी जो जगहें थी उनको यूरोपियंस ने कॉलोनी बना रखा था। तो इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स के जो रिलेशंस है वो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के साथ हुए कि इंडिया में जो लोग हैं, इंडिया में जो यूरोपियंस हैं, उनके साथ उन्होंने अपने कनेक्शन डेवलप किए, नेटवर्क डेवलप किए और उन्होंने देखा कि जो यूरोपियंस हैं ये तो अफ्रीका में भी जाके अपनी कॉलोनी बना रहे हैं और वहां पे ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स ने भी सोचा कि यूरोपियंस की तरह ही हम भी वहां पे जा सकते हैं, हमारे कनेक्शंस बने हुए हैं, यूरोपियंस को हम जानते हैं, हमारे नेटवर्क हैं, तो उसकी वजह से हम अफ्रीका में भी अपना जो ट्रेड है वो कर सकते हैं। अब एक ट्रेडर्स हैं जिन्हें हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स कहते हैं। तो हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने
यूरोपियन कॉलोनीज में तो ट्रेड किया ही किया, बट उनके बियॉन्ड भी किया। मतलब ऐसी जगहें जहाँ पे यूरोपियन लोगों ने अपनी कॉलोनी नहीं बनाई हुई थी, उन जगहों पे जाके भी हैदराबादी सिंधीज ने ट्रेड किया। From the 1860s, they established flourishing emporia at busy ports worldwide. तो 1860 से ही हैदराबादी सिंधियों ने क्या किया था, उन्होंने पूरे दुनिया भर में जो बड़े बड़े ऐसे जगहें हैं जहाँ पे ट्रेड होती है, जो बड़े बड़े ट्रेड सेंटर्स हैं, वहां पे उन्होंने अपने पोर्ट्स जो हैं वो सेटअप करवाए थे, जिससे कि वो इजीली ट्रेड कर सके। सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड क्यूरियोज। क्यूरियोस क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा रेयर है और लोग उसको कलेक्ट करना पसंद करते हैं, तो ऐसी चीजें उन्हें क्यूरियोस कहते हैं, जो कि मतलब एकदम नायाब सी होती हैं। तो होता क्या था कि हैदराबादी सिंधियों ने क्या किया था कि पूरे वर्ल्ड वाइड पोर्ट्स वगैरह सेटअप कर दिए थे, और वहां पे वो क्या करते थे, वो लोकल एंड इम्पोर्टेड क्यूरियोस को बेचते थे। मतलब जिस जगह पे उनके पोर्ट वगैरह है, वहां पे जो सामान मिलता है उसको बेचते थे। इसके साथ साथ इंडिया से कुछ जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उनको ले जाके वो वहां पे बेचते थे। टूरिस्ट हुज नंबर वर बिगिनिंग टू स्वेल। तो हैदराबादी सिंधी किन को ये लोकल एंड इम्पोर्टेड क्यूरियोस बेचते थे? टूरिस्ट को, जो लोग घूमने आते थे अलग अलग जगहों पे, तो वहां पे इस तरीके से सामान जो है हैदराबादी सिंधीज बेचते थे। और धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, टूरिस्ट की जो मात्राएं हैं वो बढ़ती जा रही थी, और जो हैदराबादी सिंधी हैं उनकी भी ट्रेड बढ़ती जा रही थी, थैंक्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स। तो ये जो पूरा ट्रेड है वो क्यों बढ़ रहा था, क्यों इतने आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा था, क्यों एक जगह से दूसरी जगह इतने बड़े लेवल पे टूरिस्ट जा रहे थे, जिनकी वजह से ट्रेड बढ़ रहा था? तो ये सब हो रहा था कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स की वजह से। कि अब क्या था कि जैसे जो शिप्स थी वो ऐसे डेवलप हो गई थी कि इजीली उनमें कोई भी ट्रेवल कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह काफी इजीली मूव करने लग गए, टूरिस्ट के तौर पे जाने लग गए। पहले तो सिर्फ मजबूरी होती थी, ट्रेड करना होता था तभी जाते थे, बट अब टूरिस्ट के तौर पे भी जा रहे हैं। अब ट्रेड करना भी बहुत आसान हो गया, इजीली बड़ी मात्रा में लोग एक जगह से दूसरी जगह अपना बिजनेस करने, ट्रेड करने जा सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे पैसे वगैरह। तो ये सारी चीजों ने काफी मदद की इंडियंस के जो बिजनेस हैं, इंडियंस के जो ट्रेड है, उसको वर्ल्ड वाइड बड़ा करने में। तो इंडिया से सिर्फ और सिर्फ इंडेंचर्ड लेबर ही दूसरे देशों में नहीं गए, बल्कि उसके साथ साथ जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, मनी लैंडर्स हैं, बैंकर्स हैं, वो भी वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रहे थे।